बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताता चलूँ कि ये क्रिमिनोलॉजी का थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं CSS और PMS में। जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखो ये भी 25 नंबर के हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आज सिर्फ हम प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे और बाकी मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। जितने भी नीचे टॉपिक्स आएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की भी देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में। दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जर्नल डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखो ये एक प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई एंड प्रूव द गिल्ट ऑफ एन ऑफेंडर। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपने कलेक्ट करना होता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, एविडेंस जो है इकट्ठे करने होते हैं ताकि जो ऑफेंडर है उसका जो जुर्म है उसको जो है पहचाना जा सके। दूसरी डिफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया, और द प्रोसेस ऑफ लीगली गैदरिंग एविडेंस ऑफ अ क्राइम। लीगली तौर पे एविडेंस इकट्ठे करना किसी भी क्राइम का दैट हैज़ बीन और इज़ बीइंग कमिटेड, जो कमिट हो चुका है या कमिट होने वाला है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट्स। इसमें आपने जैसे उर्दू में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मुश्तबा, ठीक है, यानी सस्पेक्ट्स को जो है ढूंढना होता है। गैदरिंग एविडेंस जो है वगैरह इकट्ठा करना होता है, मीन जो सबूत वगैरह होते हैं। एंड बिल्डिंग अ केस टू बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट। और ओबियसली इसका जो लास्ट स्टेज होता है वो कोर्ट होता है। मतलब पुलिस का काम क्या होता है, चीज़ें इकट्ठे करना, एविडेंसेस वगैरह, FIR वगैरह दर्ज करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, पुलिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट स्टेज है वो कोर्ट है, कोर्ट ने उस क्रिमिनल को सज़ा देनी होती है। अब डेफिनेशन बाय स्कॉलर्स। CSS में जब भी आप पेपर देने जाएंगे आपने सिर्फ एक डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है, आपको ज़रूर याद होने चाहिए 2-3 स्कॉलर्स के डेफिनेशन, ठीक है। जैसे सबसे पहला है अ लॉफुल रिसर्च फॉर पीपल एंड थिंग्स टू रिकन्स्ट्रक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ एन इलीगल एक्ट, ठीक है। एप्रीहेंड और डिटरमिन द गिल्टी पार्टी एंड एड इन द स्टेट्स प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर। ये भी इजी डेफिनेशन है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, बहुत ही इजी वर्ड्स में है। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन है वो भी बहुत इजी है, आपके जो पिछले हमने जो जर्नल डेफिनेशन पढ़े उससे रिलेटेड है, मतलब उससे मिलता जुलता है। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस फॉर आइडेंटिफाइंग, अप्रीहेंडिंग एंड कन्विक्टिंग सस्पेक्टेड ऑफेंडर्स। अब ये तो हो गए इसके डेफिनेशंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है, ठीक है, मकसद क्या है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का, ये भी एक सवाल बनता है, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग, मतलब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसके जो कुछ मकसद है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर, मतलब जो मुजरिम है, जो जिसने जुर्म किया है उसकी पहचान करना, ये एक मकसद होता है। द प्रिंसिपल पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज़ टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु कमिटेड द क्राइम। पुलिस का काम क्या होता है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना कि भाई तुमने ये क्राइम किया है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स incidental to the case. The investigation is required to collect the relevant facts incidental to the case. फैक्ट्स को इकट्ठे करना, किसी पे गलत इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, जो फैक्ट्स होंगे आपने वही चीज़ कोर्ट में रिप्रेजेंट करनी है। समटाइम्स पुलिस भी इसमें फंस जाते हैं क्योंकि पुलिस समटाइम गलत काम कर लेते हैं, मतलब किसी दूसरे पार्टी को फेवर करते हैं। अब ये तो पाकिस्तान है, इसमें बहुत कुछ चलता है, आप सबको पता है, ठीक है। इसी तरह टू शिफ्ट द वेट फ्रॉम द चेफ। अच्छा ये एक किस्म का हम कह सकते हैं ईडियम टाइप है या प्रेज टाइप है। इसका मतलब क्या है, दिस इज सॉर्ट द वैल्यूएबल थिंग्स एंड डिस्कार्ड द इररिलेवेंट वंस। और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, और टू सेपरेट व्हाट इज़ वैल्यूएबल और यूजफुल फ्रॉम व्हाट इज़ वर्थलेस और इररिलेवेंट। यानी जो वर्थी चीज़ें हैं उसको एक साथ लाना
और जो इररिलेवेंट है, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ इस केस में जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको साइड पे रखकर रखते हैं। ठीक है, मतलब जो इररिलेवेंट चीज़ें उसको साइड पे रखते हैं, और जो प्रीशियस होती है, जो वैल्यूएबल होती है, जो आपको लगता है कि यार ये इस केस में हेल्प देगी, कोर्ट में बहुत बड़ा हेल्प साबित होगा, तो आप उस चीज़ को एक साइड पे रखते हैं। तो इसका क्या, इसके लिए आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, टू सिफ्ट द वेट फ्रॉम द शेफ, टू प्रिजर्व द एविडेंस, गवाहों या जो एविडेंसेस वगैरह है उसको प्रिजर्व करना, महफूज करना। एविडेंस इज़ प्रिजर्व्ड इन ऑर्डर टू प्रूव द केस। देखो, एविडेंस के बगैर तो आप कोई भी केस जो है लड़ नहीं सकते। आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, आपके पास, पुलिस के पास ये एविडेंस होनी चाहिए कि भाई इस बंदे ने ये क्राइम किया है, इस बंदे ने ये देखा है। ठीक है, टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, इन्वेस्टिगेटर्स ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम अवेलेबल फैक्ट्स। ठीक है, मतलब फैक्ट से जो है वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। टू इस्टेब्लिश द गिल्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ, द इंटायर एक्सरसाइज इज रेंडर्ड यूजलेस इफ द ऑफेंडर्स गिल्ट इज नॉट प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। सारी चीज़ें बेकार जाती हैं अगर आप उसमें से कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आप साबित नहीं कर पाते हैं। तो जो ऑफेंडर है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ठोस सबूत होने चाहिए, फैक्ट्स आपने इकट्ठे करने, एविडेंसेस इकट्ठे करने, और आपने उस बंदे की सही निशानदेही करनी है कि भाई यही बंदा जो है ऑफेंडर है। और उसके बाद है जो आपके कोर्स कंटेंट में मौजूद है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। उसूल क्या है, प्रिंसिपल मीन्स उसूल क्या है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। ऑब्जेक्टिविटी, a condition being free from bias, which implies that the investigation process should not be influenced by personal interest। इसमें सिर्फ साफ ये बताया गया है कि भाई पुलिस कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट या किसी से रिलेट करने के लिए या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपका काम है सर्व करना। ठीक है, आपने किसी को फेवर नहीं करना है, जो कसूरवार है उसी को जो है ठहराना है। इंडिपेंडेंस, द इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑफिशियली इंडिपेंडेंट इन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर एक पुलिस एसएचओ जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने जो है इस बंदे को फेवर करना है क्योंकि ये मेरा बंदा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है नेचुरलिटी, द इन्वेस्टिगेटर शुड बी नेचुरल बाय अवॉइडिंग लर्निंग्स टूवर्ड्स एनी ऑफ द पार्टीज टू द केस। ये जो पार्टीज़ वगैरह होती है, एक पार्टी कहती है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, दूसरी कहती है कि मैं वीक हूँ, या दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये चीज़ें भी जो इन्वेस्टिगेटर है उसने फेवर नहीं करनी, दोनों को इक्वल रखना है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर की बात हो रही है, ठीक है, ऊपर से जो प्रेशर वगैरह है उन चीज़ों की बात नहीं हो रही। रेलेवेंस, रिमेन फोकस्ड ऑन द रिलेवेंट फैक्ट्स ओनली। जो फैक्ट्स हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स है, उसी पे फोकस किया जाए। प्रोफेशनलिज्म, रिस्पॉन्सिबल डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म शुड बी ऑब्जर्व बाय द इन्वेस्टिगेटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। उसके पास ये प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, उसके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, कैसे कंडक्ट करनी है, क्या क्या करना है, यानी हम कह सकते हैं कि डिग्री होनी चाहिए उसके पास। Competence, the investigating officer should be well equipped with the request skills and techniques of investigation। जब आपके पास डिग्री होगी तो ऑब्वियसली आपके पास टेक्निक्स भी आ जाएंगे, जब आपके पास स्किल्स होंगे तो आपके पास टेक्निक्स भी आ जाएंगे। कहते हैं इन्वेस्टिगेटर के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है। कंप्लायंस विद लॉ एंड प्रोसीजर्स, नो कंप्लायंस विद लॉ एंड सेट प्रोसीजर्स में कॉस्ट द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन लूजिंग इट्स केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो सरकारी वकील है, उनकी बात की गई है। टाइमलीनेस, नॉट फॉलोइंग ऑफ टाइमलीनेस में रेंडर द केस इंटायरली इररेलेवेंट। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इररेलेवेंट होती है, या जो पूरा एक टाइम आप जो है किसी का बर्बाद कर लेते हैं, तो ये चीज़ें जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ख्याल रखना चाहिए। रिकॉर्ड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस शुड बी प्रॉपरली प्रिजर्व टू इस्टेब्लिश द वेस इन द कोर्ट। ठीक है, उसने जो है जो एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसको प्रिजर्व रखना है ताकि कोर्ट के वक्त, यानी जब हेयरिंग होगी उस वक्त उनको लाया जाए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शुड बी अंडर अ स्टेबल, क्लियर एंड कंसाइज एंड रिलेवेंट। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसकी क्या हिस्ट्री है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। पाकिस्तान इनहेरिटेड इट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फ्रॉम इट्स फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर। हमारा फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर कौन है? ऑब्वियसली ब्रिटिश है। तो हमारा जो क्रिमिनल
इन्वेस्टिगेशन या जस्टिस जो वो है वो सारा भी उन्हीं से रिलेटेड है, मतलब उन्हीं का दिया हुआ है। द यूनाइटेड किंगडम, ये देखो मेंशन भी है, where initially detective department was established in 1842 in Metropolitan Police of London, which was renamed as Criminal Investigation Branch 1878 in subcontinent। ठीक है, यानी इसका जो ब्रांच इस्टेब्लिश किया गया था वो कब बना था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का 1842 में। फिर इसको जो है एक प्रॉपर नाम दिया गया, क्या दिया गया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच 1878 इन सब कॉन्टिनेंट। द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन पंजाब इन 1905, यानी जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था पंजाब में जो है ये जो है बना था डिपार्टमेंट 1905 में अंडर सर एडवर्ड ली, यानी उस वक्त जो हेड थे वो कौन थे, सर एडवर्ड ली। As its first DIG, which was following by other provinces, the techniques used at that time included the following। अच्छा, उस वक्त जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती थी वो क्या होती थी, सबसे पहले फिंगर प्रिंट्स की बात की जाती थी। एविडेंटली वैल्यू ऑफ फिंगर प्रिंट्स वॉज इस्टेब्लिश्ड इन चाइना, इसकी जो शुरुआत होती है फिंगर प्रिंट्स की, ये चाइना से होती है। रिलेशन टू एशियंट पॉटरी, इन सब कॉन्टिनेंट फिंगर प्रिंट्स वर यूज्ड बैक इन 1858 in Bengal for authentication of constructural deeds. Fingerprints are now considered as an important, almost conclusive until rebutted evidence of an individual's identity। ये कहते हैं फिंगरप्रिंट्स, अच्छा ये एक फैक्ट है, और दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि अल्लाह की शान है कि जिसने सारी दुनिया के जितने भी इंसान उसने बनाए हैं उन सब के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट रखे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है वो चाइना से, फिर 1858 इन बंगाल में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इस तरह ये चलते चलते आज पूरी दुनिया में है। दूसरा जो पॉइंट था वो था डॉग ब्रांच। डॉग ब्रांच वाज इस्टेब्लिश्ड इन सब कॉन्टिनेंट इन द प्रोविंस ऑफ NWFP। डॉग ब्रांच की जो शुरुआत होती है वो NWFP से होती है, उस वक्त के PK नहीं था, NWFP बुलाया जाता था। 2 ऑफिशल्स वर सेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर ट्रेनिंग, 2 ऑफिशल्स को भेजा गया था साउथ अफ्रीका ट्रेनिंग के लिए। हाउएवर फॉर रिलीजियस रीजन्स बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम वर अवर्स टू दिस आइडिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम इससे बाखबर थे। उसके बाद है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज़ की जो है शुरुआत होती है, द फर्स्ट इवर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वाज फाउंडेड इन लाहौर इन अ फोटोग्राफिक सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ड्यूरिंग 1930। कहते हैं इसकी जो शुरुआत होती है वो 1930 लाहौर में हुई है। In 1947, the lab was serving as a training center in addition to the examination of firearms, cloth, fibers, dust, counterfeit, coins, forged currencies, secret links, हैंड रिटन एंड टाइप्ड मटेरियल। तो फोरेंसिक में ये सारी चीज़ें फिर आ जाती है। कहते हैं ये तब उस वक्त इसके लिए मतलब जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़ का जो साइंस लेबॉर्ट्रीज उसका ये काम था जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है फूड ट्रैकिंग। पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट आर डैम्ड एज बीइंग एक्सपर्ट्स इन फूड ट्रैकिंग, जिसको हम कहते हैं खोजी। ठीक है, however no substantial support was extended to utilize the expertise। However, food trackers were hired to trace the criminal, especially in rural areas, and in certain cases were prominent to the rank of DSP। ये जो फूड ट्रैकिंग का मतलब आपको ऑब्वियसली समझ आ गया होगा, ये जो लोग मूव करते हैं मतलब हम निशानात देखते कि यार ये बंदा इस रास्ते से गुजरा है, इस रास्ते से गुजरा, वहाँ गया होगा या यहाँ गया होगा, ये चीज़ें इसको हम कहते हैं फूड ट्रैकिंग। लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया था, इट मीन्स अंग्रेज़ों ने। तो ये जो हमारे बूढ़े थे उन्होंने ज़्यादा इसको प्रेफर किया था। अब आते हैं पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ क्या है। फैसिलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान, सबसे पहले है पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, आपको पता है अक्टूबर 30, 2009 में बनी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी इस्लामाबाद में, फिर DNA है। ठीक है, इसी तरह कदीर ख़ान रिसर्च लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में है, फिर DNA, फिर उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में, सेंटर ऑफ अप्लाइड मोलिकुलर बायोलॉजी इसी तरह लाहौर में DNA, चीफ केमिकल एग्जामिनर। तो ये सारी जगह मेंशन है। और फिर ये देखो कोयटा में भी बनी है, पेशावर में भी बनी है, सिंध में 2 जगह बनी है, कराची में बनी है, पिंडी, मुल्तान। ये देखो डिफरेंट जो क्या कहते हैं फोरेंसिक से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें मेंशन है। मतलब जो क्राइम वगैरह की आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मेंशन है। सोर्सेज नेशनल पुलिस ब्यूरो, स्टेशनरी फ्रेमवर्क डीलिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान, क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड
1898, ठीक है। पुलिस ऑर्डर 2002, ये देख लीजिएगा आप लोग। पुलिस के रूल्स क्या है, 1934 के जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ लीजिएगा। स्पेशल लॉस, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान। ओवरऑल अब पुलिस के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, आप देखते होंगे समटाइम्स पुलिस बड़े जुल्म भी करते। जैसे कहते हैं कि ओवरऑल पुलिस प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन डिसअपॉइंटिंगली लो बजट, नो सेपरेशन ऑफ वॉच एंड वार्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, नॉन। अच्छा, यहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम्स है पुलिस के वो बताए गए हैं कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ठीक है। लेक ऑफ इक्विपमेंट है, शॉर्टेज ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ है, डिलेड एडजंक्शन है ऑफ केसेस है एंड यूज़। और ये तो फैक्ट है, केसेस इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, आई थिंक बहुत होंगे, करोड़ तक तो होंगे या इससे कम होंगे। इंडिया में मैंने एक वक्त सुना था एक मूवी में, LLB के नाम से मूवी थी, आई थिंक अक्षय कुमार की थी, उसमें वो बता रहे थे 3 करोड़ जो है वो केसेस पेंडिंग पे हैं इंडिया में। तो पाकिस्तान में ओबियसली लाखों में होंगे, करोड़ तक शायद नहीं होंगे लेकिन लाखों में होंगे। यूज़ ऑफ टॉर्चर टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये वो पॉइंट है जिसमें जो क्रिमिनल है उसको टॉर्चर किया जाता है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉइंग टॉर्चर इज़ प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ है वो आपको रोकती हैं कि भाई आप किसी पे जुल्म नहीं कर सकते। द आर्टिकल 14(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, आर्टिकल 14 क्या है, नो पर्सन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि गेट डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टिकल्स एविडेंस। मतलब आप किसी भी ऐसे बंदे को टॉर्चर नहीं कर सकते अपने मकसद के लिए, मतलब उसको एविडेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है बहुत सी जगहों पे, जो प्रोविंसेस हैं हमारे पाकिस्तान के उसमें भी होता होगा, स्पेशली जैसे सिंध वगैरह है, ठीक है, पंजाब है और बलूचिस्तान भी है, KP भी है। ये सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज़ बता चलूँ कि जो गरीब होंगे ना उस पर ये फोर्स चलती है कि आपने भाई उसको मारते हैं कि आपने ये जुल्म, ये जो वाक़या हुआ है इसको आपने एक्सेप्ट करना है कि ये मेरे फैमिली ने किया है या मैंने किया है या मेरे भाई ने किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसे जो है बुलवाई जाती हैं। Likewise, Section 156 of Police Order 2002 makes the torture an offence punishable with 5 years rigorous imprisonment। फिर यहाँ पे जैसे लिखा है पेनल्टी फॉर वेक्सेशियस मीन्स कॉजिंग इरिटेशन और अनॉयंस। अच्छा, ये पुलिस से रिलेटेड है, जो जानबूझ के किसी को तंग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है किसी को प्रॉपर्टी के टाइम, मतलब उसकी प्रॉपर्टी, उसको टॉर्चर करना, अरेस्ट करना, सीज़ करना, हु एवर बींग अ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर हो। जैसे नीचे कुछ चीज़ें मेंशन है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और रीज़नेबल कॉज इंटर्स और सर्चेज और कॉजेज टू बी इंटर्ड और सर्च एनी बिल्डिंग वेसल टेंट और प्लेस, ठीक है। मतलब किसी भी बग़ैर इजाज़त के आप यहाँ इस जगह पे इंटर नहीं हो सकते। विक्सेशनलिटी एंड अननेसेसरी सीजेज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। इसी तरह विक्सेशनली एंड अननेसेसरी डिटेन्स सर्चेस और अरेस्ट, मतलब किसी को जानबूझ के एक जगह पे कैद करना, यानी उसे महदूद रखना, बंद करना, ठीक है। तो ये भी गलत है। इन्फ्लिसिट टॉर्चर और वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी शेल फॉर every search, defense and question with punishable imprisonment for a term which may be extended to 5 years। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है 5 साल की सज़ा होगी, मतलब जो पुलिस वाला कोई करता है। लेकिन यहाँ पे तो कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं। However, the fact remains that the legal provisions to the contrary notwithstanding, the police excessively employs torture in certain cases in very inhuman and disgracing manner। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि पुलिस किस तरह लोगों को किस पे क्या कहते हैं बिहेवियर या किस मैनर से जो है लोगों को टॉर्चर करती है। जैसे कुछ चीज़ें मेंशन है अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल। इस आर्टिकल को देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन पुलिस रियलिटी एंड ट्रेंड्स, पाकिस्तान विजन वॉल्यूम 10 नंबर 2 पेज, ठीक है, 175 टू। द ऑथर ऑब्जर्व दैट, देयर ऑथर क्या कहता है कि देयर आर वेरियस फिजिकल टॉर्चर्स यूज बाई पुलिस, मतलब पुलिस जो है फिज़िकल टॉर्चर्स मुख्तलिफ अंदाज में यूज़ करती है ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग स्लैपिंग ऑन फेस, जैसे किसी को थप्पड़ मारना, ठीक है, बीटिंग बाय स्टिक, किसी को लकड़ी से मारना,
ऑन एनी प्लेस ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के पार्ट पे मार सकते हैं वो। टॉर्चर बाय फेन बेल्ट ऑफ द ग्राउंड, बेल्ट से मारना, बाय लाइंग अपसाइड डाउन और हैंग्ड बाय, और किसी को लटकाना रूफ्स इन द ट्री और रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मतलब छत से या समटाइम्स ट्री से लटका के उसे मारते हैं। ठीक है। पुलिंग आउट द नेल्स और क्रॉसिंग, समटाइम्स खून नाखून तक निकाल लेते हैं। ऑफ नीडल बिलो नेल्स, ठीक है, नेल्स के नीचे नीडल्स रखना, ये भी लाइक देखो कितने जुल्म होते हैं। अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। पुशिंग द लेग्स इन अपोजिट डायरेक्शंस बाय फोर्स दैट जॉइंट्स बिटवीन द टू लेग्स इज़ क्रैक्ड। तो देखो ये सारे जुल्म जो है कहते हैं पुलिस वाले करते हैं, मतलब फ़िज़िकल टॉर्चर्स, वेरियस फ़िज़िकल टॉर्चर्स जैसे हम कहेंगे। फिर जैसे पासिंग द आयरन रिंग थ्रू द नोज टू रोप विद रोप ए ट्री, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ तक मेंशन, इसको पढ़ लीजिएगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग भी होती है, और ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।